नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव रिसेट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब इस बात से अवगत हैं कि हमने आपके लिए एक नई श्रृंखला शुरू की है और इस श्रृंखला का नाम है अनुवाद। इस श्रृंखला के अंतर्गत अभी तक हमने आप सभी के लिए एक लेक्चर आयोजित किया है जहां पर हमने अनुवाद का स्वरूप और उसके महत्व को जानने की कोशिश की है। मित्रों, आज के इस सेशन में हम अनुवाद के अंतर्गत यानी कि इस सीरीज के अंतर्गत आप सभी के लिए दूसरा लेक्चर आयोजित कर रहे हैं और आज इस लेक्चर के माध्यम से हम अनुवाद की तकनीक एवं अनुवादक इस पर चर्चा करेंगे। और इसके लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पीसी टंडन। डॉक्टर पीसी टंडन प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में और इनका एक्सपीरियंस हम सभी के लिए कारगर साबित होगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान इनके माध्यम से अर्जित कर पाएंगे, यही हम उम्मीद करते हैं। तो तहे दिल से स्वागत करते हैं डॉक्टर पीसी टंडन का। डॉक्टर टंडन, आपका स्वागत है। जी नमस्कार मित्रों, अनुवाद पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और अनुवाद जैसा कि हम जानते हैं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक विधा के रूप में वर्तमान समाज में स्थापित हो चुकी है। हम इस युग को अनुवाद का युग भी कह सकते हैं क्योंकि जो बात यूनानी चिंतकों ने बहुत पहले उठाई थी, जिसमें ये कहा गया था कि सृष्टि में जो भी कुछ है, विशेष रूप से साहित्य और कविता के संदर्भ में जब चर्चा हुई तो प्लेटो और एरिस्टोटल ने ये बात कही थी कि मौलिकता जैसी कोई चीज़ नहीं होती, सभी कुछ अनुकरण है। कुछ लोगों ने इस तरह के प्रश्न अनुवाद के संदर्भ में उठाए थे कि अनुवाद मौलिक विधा नहीं है, लेकिन यह बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि मौलिकता भी अनुकरणवत हो सकती है और अनुकरण भी मौलिक रूप में हो सकता है। तो जब हम अनुवाद की बात करते हैं तो अनुवाद में भी मौलिकता की या सृजनशीलता की, रचना धर्मिता की बात की जाती है, क्योंकि ऐसे बहुत से प्रतिष्ठित अनुवादक हैं समाज में, देश में, जिन्होंने अनुवाद को या तो मूल से भी बहुत अच्छा, बहुत बेहतर बना दिया है, सुपठ्य बना दिया है, बोधगम्य बना दिया है, संप्रेष्य बना दिया है, और या कम से कम मूल के साथ अनुवाद में अन्याय नहीं हुआ। ऐसे भी उदाहरण हमारे पास बहुत सारे मिलते हैं, क्योंकि अनुवाद का जो इतिहास है, जिस पर अगर हम यह कहें कि बहुत नकारात्मक विचार हमें मिलते रहे हैं वैश्विक स्तर पर, अगर अनुवाद की संदर्भ में कही गई युक्तियों उक्तियों के बारे में बात करें, लेकिन अगर वर्तमान समय में उसकी उपादेयता और प्रासंगिकता पर विचार करते हैं तो हम कह सकते हैं कि अनुवाद की स्वीकृति या उसकी स्वीकार्यता लगातार बढ़ रही है, क्योंकि यह समाज की, देश की और राष्ट्र की ही नहीं, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परस्पर संबद्धता के लिए बड़ी महत्वपूर्ण विधा बन गई है। तो अनुवाद दरअसल विषय वस्तु को लेकर, कथ्य को लेकर और भाषा शैली के सौंदर्य को लेकर जब हम विचार करते हैं तो अनुवाद में भी हम मूल जैसी गंध का अनुभव पैदा कर सकते हैं। यह निर्भर करता है अनुवादक पर कि वह उसे किस तरह से ग्रहण करता है, किस तरह से अपनी तकनीक का इस्तेमाल करता है और पाठकों के लिए उसे किस रूप में उपलब्ध करा पाता है। इस तरह अनुवाद, जैसा कि अलग अलग चिंतकों ने विचार करते हुए कहा कि वह शिल्प भी है, वह कला भी है, वह विज्ञान भी है, वह शास्त्र भी है। तो अनुवादक को इसका मतलब है कि इन सारे क्षेत्रों का ज्ञाता या विशेषज्ञ होना ज़रूरी है। अगर एक कलात्मक समझ अनुवादक के पास है तो वह कला रूपी अनुवाद का अनुवाद ठीक कर पाएगा। अगर वह वैज्ञानिक दृष्टि से संपन्न है तो अनुवाद रूपी विज्ञान पर न्याय संगत दृष्टि से काम कर पाएगा। अगर वह शिल्पकार है तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अनुवादक के पास ये सारे जो गुण हैं, उसकी जो योग्यताएं हैं, उसकी जो अर्हताएं हैं, वो बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। लेकिन जब अनुवाद को हम एक टेक्निकल सब्जेक्ट, एक तकनीकी विषय मानते हैं, तो फिर अनुवादक के लिए उस तकनीक की जानकारी भी ज़रूरी है। अनुवाद सामान्यतः जब हम चर्चा करेंगे क्षेत्रों पर और उसके प्रकारों पर तो विस्तार से बात होगी, लेकिन यहाँ प्रारंभ में यह बात जरूर स्पष्ट कर लें कि अनुवाद के बहुत सारे क्षेत्र हैं
और अलग अलग क्षेत्रों में अनुवादक जब अनुवाद करता है तो स्वाभाविक है कि उसकी विशेषज्ञता भी उसी तरह की होनी चाहिए। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हिंदी के किसी एक समाचार पत्र में हम जब हिंदी के अनेक रूपों को देखते हैं तो हमें ऐसा ज्ञात होता है कि ये जो रूप हैं ये क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। जैसे बाज़ार की हिंदी, जैसे विज्ञापनों की हिंदी, जैसे अपराध समाचारों की भाषा हिंदी, या सांस्कृतिक और साहित्यिक समाचारों की भाषा हिंदी। उसमें शब्दों के चयन को लेकर भी, उसमें वाक्य विन्यास को लेकर भी, मुहावरे और प्रयोगों को लेकर भी, प्रयुक्तियों को लेकर भी हमें एक अलग तरह की छवि या पहचान भाषा की देखने को मिलती है। अगर हम खेलों की भाषा की बात करें तो खेलों में एक अलग तरह के मुहावरे का, अलग तरह के शब्द चयन का प्रयोग हमें दिखाई देता है। जैसे हम कहते हैं कि दूसरी टीम के छक्के छुड़ाए, तो छक्के छुड़ाना, धूल चटाना, औंधे मुंह पटकना, या किसी एक खिलाड़ी के लिए अखबार में हम देखते हैं कि धोनी ने धोया, तो धोनी ने धोया का मतलब जो जिस टीम के विरुद्ध धोनी और उसकी टीम खेल रही है उन्होंने उसको धो दिया। तो धोनी की अपनी बैटिंग को लेकर, धोनी की अपनी टीम संयोजन को लेकर जो दृष्टि है, उस संदर्भ में इस तरह के प्रयोगों को बार बार हम देख सकते हैं। जैसे सचिन ने धुना, तो धुनना शब्द का प्रयोग खेल के संदर्भ में जो खेल के पाठक हैं, खेल समाचारों के पाठक हैं या श्रोता हैं या दर्शक हैं, वो इन सब मुहावरों और प्रयुक्तियों का अर्थ विशेष रूप से ग्रहण करते हैं। तो एक ही अखबार में अनेक प्रकार की भाषा हमें देखने को मिलती है। जैसे शेयर मार्केट की भाषा का मुहावरा बिल्कुल अलग है, वहाँ शब्दावली भी बिल्कुल अलग है। इसी तरह से मार्केट में उछलना, लुढ़कना, फिसलना, भड़कना, जीरा भड़का, दालें नरम तेल गरम, या चांदी उछली सोना फिसला वगैरह वगैरह, ये तमाम प्रयोग जो हैं ये इसी बात के सूचक हैं, द्योतक हैं कि भाषा जो है वो विषय सापेक्ष होती हुई, संदर्भ सापेक्ष होती हुई अपने मुहावरे को बदलती चलती है। तो कुल मिलाकर यहाँ सांकेतिक रूप से कहना ये चाहते हैं कि अनुवाद में जो तकनीक है वह विषय की विशेषज्ञता से भी जुड़ जाती है। अगर समाचार प्रस्तोता या समाचार वाचक या संवाददाता क्षेत्र विशेष का विशेषज्ञ होता है, मान लो खेल जगत की विशेषज्ञता है, तो उसे खेल जगत की पूरी भाषा, शैली, शब्दावली आदि का ज्ञान होगा, और यदि उनका अनुवाद करना होगा तो वह उनके समतुल्य शब्दों का चयन करते हुए उन शब्दों के सामाजिक मनोविज्ञान, प्रयोक्ता मनोविज्ञान को भी ध्यान में जरूर रखेगा। इस तरह से अनुवाद में जब हम तकनीक की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं विज्ञान के क्षेत्र में जो अनुवादक होगा उसे उस विषय विशेष की जानकारी या विशेषज्ञता अवश्य हासिल होनी चाहिए। अगर विज्ञान के तमाम क्षेत्रों या शाखाओं पर बात करें, चाहे वो जीव विज्ञान हो, चाहे वो रसायन विज्ञान हो, चाहे वो भौतिक विज्ञान हो, कृषि विज्ञान हो, या अन्य प्रकार की जो शाखाएं विज्ञान की हैं, उनमें यदि उसे विषय की जानकारी नहीं होगी, इसका मतलब हुआ कि अनुवादक के लिए विषय का बोध अत्यंत आवश्यक है। जैसे लीगल मैटर्स में, पक्षों में, वैधानिक या संवैधानिक मामलों में और विधि सम्मत मामलों में यदि अनुवाद करना है तो जिस अनुवादक को विधि की और वैधानिकता की, संविधान आदि की जानकारी नहीं होगी, वह उस अनुवाद के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। हम अनुवाद विशेषज्ञता के बिना भी कर भले ही लें, लेकिन वह अनुवाद या तो बोधगम्य नहीं होगा, मानक नहीं होगा, या उसकी लोक स्वीकृति सामान्यतः नहीं बन पाएगी। इसलिए मित्रों, ये जो विषय क्षेत्र हैं बहुत हैं। अनुवादक को इसलिए सर्वज्ञ होना चाहिए, बहुज्ञ होना चाहिए, ऐसा मानते हैं, क्योंकि अनुवादक के लिए यह भी ज़रूरी हो जाता है कि उसे किसी भी क्षेत्र का अनुवाद कभी भी अपेक्षा अनुसार करना पड़ सकता है। लेकिन यह स्वाभाविक है कि जिस फील्ड में, जिस क्षेत्र में अनुवादक की गति नहीं है, यदि उसमें वह अनुवाद करता है, वह अनाधिकार चेष्टा अगर करता है, तो
संभवतः वह भले ही कितना अनुभव अनुवाद करने का हो, वो उसके साथ न्याय नहीं कर पाता। तो जहाँ तक बात अनुवाद में भाषा की समझ की है, विषय के बोध की है, यह तो अनिवार्य अपेक्षा अनुवाद के क्षेत्र में अनुवादक से रहती ही है। लेकिन अगर मान लीजिए साहित्य का क्षेत्र है और साहित्य के क्षेत्र में भी हम देखते हैं कि कविता का अनुवाद है, तो कविता के अनुवाद के लिए सामान्यतः तो यह कहा जाता है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। यह भी कहा जाता है कि साहब कविता के लिए वियोगी होगा पहला कवि, यहाँ से उपजा होगा गान, उमड़कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। या यह भी कहा गया कि हैं सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं। तो इसका मतलब है कि कविता की समझ जब तक संवेदना के साथ, उस दर्द के साथ, उस सहृदयता के साथ नहीं होगी, तब तक हम काव्य के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। तो कविता का जो अनुवादक होगा उसके लिए कवि मना, कवि हृदय होना ये ज़रूरी हो जाता है। अगर उसका हृदय उस तरह की संवेदना से युक्त नहीं है जैसी कि एक कवि से अपेक्षा की जाती है, तो फिर शायद वो काव्यानुवाद के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। और इस तरह की धारणा भी रही है कि कविता का अनुवाद 100% मूलनिष्ठ अनुवाद नहीं हो पाता, ऐसी एक मान्यता है। क्यों? क्योंकि जो अनुवादक होता है उसकी भावभूमि, विचार भूमि वह, और अनुवाद मूल रचनाकार की भावभूमि और विचार भूमि, इनमें एक तादात्म्य बनाना होता है, एक सेतु, एक ब्रिज बनाना होता है। और उसके लिए उस धरातल पर, उस भूमि पर, मनोभूमि पर जाना भी आवश्यक हो जाता है। अगर 600 साल पुरानी रचना का अनुवाद करना है, 1000 साल पुरानी रचना का अनुवाद करना है, या 50-60 साल पुरानी रचना का अनुवाद करना है, तो जब तक उस रचना काल और देश का, जिस समय में, जिस स्थान पर वो रचना लिखी गई है, और उस रचनाकार की मनस्थिति का अनुमान अनुवादक नहीं लगा पा रहा, उस तरह की एक तरह से अगर मैं कहूँ कि समाज मनोवैज्ञानिक अध्ययन वो नहीं कर पा रहा, तो शायद उस अनुवाद के साथ वो न्याय नहीं कर पाता। इसलिए अनुवादक से यह अपेक्षा होती है कि वह बहुत सारे रिसर्चर वाले, अध्येता वाले, शोधार्थी वाले गुणों से भी संपन्न हो, क्योंकि जब तक वो ऐसा नहीं करेगा, उस क्षेत्र की तह तक पहुँचेगा नहीं, तब तक बात नहीं बन पाएगी। और अनुवादक ऐसा समझ लेता है कि वह उस विषय का उतना अधिकार अर्जित कर ले जितना अपेक्षित है, लेकिन उतने से काम नहीं चलता। हमें उसकी तह तक जाना पड़ता है, हमें उसकी मूलभूत जो प्राथमिक स्थितियां हैं उनसे भी अपने आप को जोड़ना पड़ता है, तभी हम अनुवाद को ठीक से व्यक्त कर पाते हैं या अंतरित कर पाते हैं। इस संदर्भ में मुझे अगर मैं उद्धृत करूं तो मध्यकाल का, उत्तर मध्यकाल का एक कवि है जिसको हम बिहारी के नाम से जानते हैं। उन्होंने एक दोहा, क्योंकि सतसई लिखी है और सतसई दोहों की बड़ी सुंदर रचना है, एक से एक बेहतरीन संदर्भ सापेक्ष और बहुत ही सार्थक दोहे उसमें हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर मैं एक दोहे का उदाहरण दूं और अनुवाद की तकनीक से उसे जोड़ दूं, तो मुझे लगता है ज़्यादा सहज, स्पष्ट और बोधगम्य हो जाएगा। बिहारी लिखते हैं, बिहारी लाल जो राजा जयसिंह जयपुर के राजा थे, जिनके नाम पर जयपुर शहर भी बना, उनके दरबार में आश्रित कवि थे बिहारी लाल। उन्होंने एक दोहे में लिखा कि तंत्रीनाद कवित्त रस सरस राग रतिरंग, तंत्रीनाद कवित्त रस सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सबंग। बिहारी ने यहाँ 4 विशेष रूप से क्षेत्रों की चर्चा की है। तंत्रीनाद यानी जो संगीत के उपकरण आदि हैं, वाद्य यंत्र आदि हैं, उनके अगर वास्तविक आनंद का अनुभव करना है तो बिहारी कहते हैं कि उसमें आद्योपांत, सर से पांव तक, ऊपर से नीचे तक डूब जाना अपेक्षित है। हम कभी गीत गज़ल सुनने जाते हैं तो वहाँ से जब बाहर निकलते हुए अनुभव करते हैं तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि भाई वाह मज़ा आ गया, डूब गए। तो भाई वाह जब हम कहते हैं तो ये भी कहते हैं कि साहब मज़ा आया,
और डूब गए। लेकिन वस्तुतः स्थिति ये होती है कि मज़ा आने पर नहीं डूबते, बल्कि डूब जाने पर मज़ा आता है, आनंद आता है। यानी अगर विषय में हम कौन हैं, कहाँ हैं, ये भूल जाएं और फिर उस सब्जेक्ट से, उस विषय से हम इस तरह जुड़ जाएं कि हमारा तादात्म्य हो जाए, हमारा साधारणीकरण हो जाए, मैं ना रहूं और वह ना रहे, दोनों एक हो जाएं। ये स्थिति जब हो जाती है तो हम उस विषय का आनंद ले पाते हैं, चाहे बात संगीत की हो या बात नाटक की हो, सिनेमा की हो, मंचन आदि दृश्यों, मंचित दृश्यों की हो, इनकी भी बात हम करें तो बिहारी ने कहा कि तंत्रीनाद का आनंद लेना है तो उनमें डूबना आवश्यक है। और फिर उसके बाद कहते हैं कवित्व रस, कविता का आनंद लेना है, क्योंकि काव्यानंद को ब्रह्मा आस्वाद सहोदर कहा गया। ईश्वर की भक्ति में जो आनंद और आस्वाद मिलता है, वही आस्वाद कविता के पठन, वाचन, श्रवण से हमें मिलता या मिल सकता है। लेकिन उसकी भी शर्त यह है, क्योंकि काव्य के अधिकारी, रस के अधिकारी सब नहीं होते। रस के अधिकारी की बात शास्त्र करता है तो कहता है रस का अधिकारी सहृदय होता है। तो सहृदयता एक पात्रता की शर्त हो गई। अगर सहृदय नहीं है तो कक्षा में बैठे हुए मान लीजिए 40-50 विद्यार्थी हैं, उनमें से अध्यापक एक ही है जो सबको पढ़ा रहा है, लेकिन उनमें से 20 ऐसे हैं या 15 ऐसे हैं जो कविता को समझ भी रहे हैं, आनंद भी ले रहे हैं, लेकिन बाकी 15 या 20 ऐसे हैं जो उसका आनंद नहीं ले पा रहे। तो इसका मतलब ये है कि या तो वो विद्यार्थी वहाँ उपस्थित नहीं है मन से, हृदय से, और या फिर वो उसके पात्री नहीं है। तो कुल मिलाकर सहृदयता की जब हम बात करते हैं तो कविता के आनंद के लिए, जिसको ब्रह्मा आस्वाद सहोदर कहा गया, उसके लिए हमें उसका पात्र होना जरूरी है। और कवि कहता है कि यदि उसका आनंद लेना है तो उसमें भी डूबना पड़ेगा, ये भूलना पड़ेगा कि मेरा अस्तित्व क्या। क्योंकि ये बात बार बार संतों ने भी कही है कि एक मयान में एक ही तलवार रह सकती है, तो या मैं रहूँगा या ईश्वर रहेगा। तो अगर हमें तदरूप हो जाने की क्षमता प्राप्त है तो हम काव्यानंद प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए बिहारी आगे कहते हैं राग रागनियों की बात, कि तानसेन ने राग दीपक गाया और दिए जल गए, राग मल्हार गाया तो बारिश हो गई। अब आज के ज़माने में तो ये बात थोड़ी गले उतरती नहीं है नई पीढ़ी के। क्यों? क्योंकि नई पीढ़ी में और प्राचीन पारंपरिक पीढ़ी में एकमात्र अंतर अगर आया है तो वो एक मात्रा का अंतर है। मात्रा कहाँ है कि पहला जो युग था, जो तानसेन का युग था या प्राचीन परंपरा का जो युग था, वह साधना का युग था। उस समय साधना सर्वोपरि थी। साधक थे किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में। जब जो व्यक्ति काम करते थे वो साधना रत होकर काम करते थे। और जो इधर की पीढ़ी है, नए समाज और नए युग की पीढ़ी है, उसमें अधिकांशतः साधना विलुप्त हो गई है, साधन प्रधान हो गए। तो साधन जीवी और साधना जीवी, यह अंतर हमें देखने को मिलता है। इसलिए अनुवाद में तकनीक यह कहती है कि जब तक अनुवादक साधना रत नहीं होगा, क्योंकि हमने इस पर चर्चा की है कि अनुवाद पर काया प्रवेश की साधना है, बड़ी कठिन साधना है, दुसाध्य, लेकिन जो साध लेता है वह विलक्षण होता है। और अनुवादक तो वैसे भी मूल रचनाकार की तुलना में कहीं बेहतर होता है, क्योंकि मूल रचनाकार तो केवल एक ही भाषा का अधिकारी है, उसी का विशेषज्ञ है, और मूल रचना में कोई प्रश्न चिन्ह लगता नहीं। कुछ भी कैसा भी लोग लिख दें उस पर कोई बहुत उंगली नहीं उठाता। लेकिन अनुवाद में एक शब्द भी यदि मूल से इधर उधर हो जाए, मूल की अर्थ छटा को व्यक्त करने वाला प्रकट न हो, तो बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। इसलिए जहाँ तक बात राग रागनियों की है तो कहता है उनका भी आनंद लेना है तो उनमें डूबना आवश्यक है। और अंत में कवि बिहारी लाल कहते हैं कि रति जो कामदेव की पत्नी है, यानी संबंधों के संबंध में वो विषय में उनकी मान्यता है कि यदि संबंधों का भी आनंद लेना है तो उनमें डूबना आवश्यक है। ये जो
4 क्षेत्र गिनवाए गए हैं, इसमें 5वां क्षेत्र अगर हम अनुवाद भी जोड़ दें तो मुझे लगता है कि यह गलत नहीं होगा और समुचित होगा, क्योंकि अनुवाद भी डूबने की विधा है। यदि अनुवादक विषय में, वस्तु में, उस रचना विशेष में, उस भाषा शैली में डूब नहीं जाता, उस देश काल तक नहीं पहुंच जाता जिसकी वो रचना है, उस मनस्थिति और मनोभूमि में नहीं पहुंच जाता जो मूल रचनाकार की और रचना की है, तब तक वह उसके साथ न्याय नहीं कर पाता। इसलिए मित्रों, बिहारी कहते हैं दूसरी पंक्ति में, अन बूढ़े बूढ़े जो इनमें नहीं डूब सके वो डूब गए, जो नहीं डूब सके वो डूब गए, और तरे जे बूढ़े सबंग, जो सर से पांव तक डूब गए वो पार लग गए। अनुवाद में यदि पार लगना है, यदि लक्ष्यगामी बनना है और सिद्धि प्राप्त करनी है, तो इस विषय में अनुवादक का डूब जाना ये प्राथमिक शर्त है। क्यों? क्योंकि जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, यह बात बार बार कही जाती है। तो बिहारी का यह दोहा अनुवाद पर, अनुवाद की तकनीक पर बड़ा सटीक और सार्थक प्रतीत होता है। यही नहीं, जीवन के किसी भी क्षेत्र में हम इसकी सार्थकता, इसकी प्रासंगिकता देख सकते हैं, क्योंकि किसी भी कार्य को अगर आप अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं तो उस कार्य में फिर कोई त्रुटि, कोई कमी, कोई गुंजाइश रहनी नहीं चाहिए। और अनुवाद तो सावधानी भी मांगता है, समर्पण भी मांगता है। अनुवाद इस दृष्टि से लोकहित का, जनहित का, राष्ट्रहित का कार्य है। और ऐसे महान कार्यों के लिए तो जब तक अर्पण और समर्पण ना हो, जब तक मनसा वाचा कर्मणा अपने को प्रस्तुत करने की एक संकल्प शक्ति ना हो, तब तक हम न्याय नहीं कर पाते। और ऐसा न कर पाने पर जो अनुवाद होता है वह अनर्थ होता है, अर्थ का के साथ न्याय नहीं हो पाता, और उसके फिर दुष्परिणाम बहुत लंबे समय तक हम देखते और भुगतते हैं। तो इस तरह से अनुवाद की जो तकनीक है वास्तव में वो बड़ी महत्वपूर्ण है। और मित्रों, हम जानते हैं कि अनुवाद में शब्दों की समझ बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि शब्द बड़ी महत्वपूर्ण विधा है। और अनुवाद के संदर्भ में यह भी कहा जाता है कि सामान्यतः अनुवादक यह मानता है कि जो अनुवाद मैंने किया है, जिस अनुवाद को मैं इस परिणाम तक ला सका हूँ, वह मेरी साधना का सुपरिणाम है, और मैंने अपनी तरफ से जो अच्छे से अच्छा, जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ अनुवाद हो सकता है वह किया है। ऐसे में उसको यह लगता है कि मेरे किए गए अनुवाद में कोई कमी, कोई त्रुटि, कोई दोष न निकाले। क्यों? क्योंकि मैं समझता हूँ कि यह अनुवाद अंतिम अनुवाद है, जबकि वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। और कोई भी व्यक्ति यह सोचे कि मैं अनुवाद कर सकता हूँ, यह भी धारणा बहुत ठीक नहीं है। क्योंकि जैसे पहले ज़माने में यह कहा जाता था कि कवि जन्मजात पैदा होते हैं, कविता इस भौतिक युग में आकर, संसार में आकर अर्जित नहीं की जा सकती। ये एक धारणा कभी किसी ज़माने में रही थी। इसीलिए जब हम काव्य के हेतु पर बात करते थे तो हम कहते थे कि काव्य का सबसे प्रमुख हेतु है प्रतिभा, और प्रतिभा जो होती है वह गॉड गिफ्टेड होती है। इसलिए कुछ कवि बहुत प्रसिद्ध, बड़े प्रतिष्ठित, बड़े लोकप्रिय हो जाते हैं तो वो प्रतिभाशाली होते हैं, और कुछ कवि उतने लोकप्रिय, उतने प्रतिष्ठित नहीं हो पाते हैं तो वो कवि भी कवि तो होते हैं, लेकिन वो प्रतिभाशाली कवि, उस तरह से गॉड गिफ्टेड प्रतिभा वाले, नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा वाले कवि नहीं रह पाते। वो अभ्यास से और व्युत्पन्नमति से वो कवि बनते हैं, वो अर्जित करते हैं, यानी उनकी कविता कमाई हुई कविता होती है। ये मूलभूत अंतर वहाँ हम शास्त्र में करते रहे। तो अनुवाद के विषय में यदि यह मैं कहूँ कि अनुवादक बनने के लिए हमें कुछ अतिरिक्त यत्न, प्रयास करने पड़ते हैं। हम अनुवादक कोई भी व्यक्ति सोचे कि बन जाए, वो नहीं बन सकता। यहाँ मुझे मध्यकाल के, भक्तिकाल के एक और कवि, बड़े कवि कबीर की कुछ पंक्तियाँ उद्धृत करने की प्रासंगिकता लग रही है, क्योंकि उन्होंने यह बात कही है
कि यह तो घर, वो बात कबीर भक्त थे, साधक थे, और उन्होंने भक्ति और साधना के संदर्भ में ये बात कही कि यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही, शीस उतारे भुई धरें तो यही घर में जाएं। कि इस घर में प्रवेश करना है तो ये अनुवाद जो है ये खाला का घर नहीं है, ये कोई भी आए और अनुवादक बन जाए। इसके लिए कुछ इसकी जो अर्हताएं हैं, इसकी जो शर्तें हैं, उनको पूरा करना ही पड़ता है। तो अनुवाद कला कैसी कला है? जैसे भक्त के लिए भक्ति है, और भक्ति के लिए भक्त को क्या करना होता है कि अपनी ईगो, अपना अहंकार, अपना दंभ, इसको मारना होता है। अपने को बाहर छोड़कर सूक्ष्म रूप में फिर ईश्वर में तद्रूप हो जाना पड़ता है, जिसके लिए तुलसी कहते हैं सिया राम में सब जग जानी। तो मित्रों, वस्तु स्थिति यह है कि अनुवादक का यह मानना कि मेरा अनुवाद श्रेष्ठ है, अंतिम है, यह शायद उचित नहीं है, क्योंकि कोई भी अनुवाद अंतिम नहीं होता। अनुवाद अंतहीन होता है। हम अपने ही अनुवाद को बार बार ठीक कर सकते हैं, 2 महीने 4 महीने बाद रिवाइज भी कर सकते हैं। तो इन सारी स्थितियों से यह ज्ञात होता है कि अनुवाद की जो तकनीक है वह वास्तव में विशेषज्ञता की ओर हमें ले जाती है, और उसके लिए अनुवादक को एक पात्रता अर्जित करनी होती है। यह पात्रता साधना से, श्रम से और निष्ठा से उसके प्रति अपने को अर्पित करके, क्योंकि जब तक हम 2 भाषाओं के, स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा की विशेषज्ञता से, उसके ज्ञान से अपने को नहीं जोड़ते, उसके व्याकरण को हम नहीं समझ पाते, दोनों का व्याकरण अलग है, और दोनों की जो देश काल संबंधी या दोनों की जो प्रयोगगत भिन्नताएं हैं उनको नहीं समझ पाते, तो हम अनुवाद ठीक नहीं कर पाते। इसलिए विषय की जानकारी होनी चाहिए अनुवाद तकनीक के लिए, दोनों भाषाओं का ज्ञान विधिवत होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि अनुवादक को डूबने की कला आनी चाहिए। उसके पास यह क्षमता होनी चाहिए, वह समर्पण होना चाहिए, वह निष्ठा होनी चाहिए, जिसके माध्यम से वो अनुवाद के साथ न्याय कर सके, रचना और रचनाकार के साथ न्याय कर सके, अपने पाठक के साथ न्याय कर सके, और इन सब से ऊपर इस विधा के साथ न्याय कर सके, क्योंकि यह एक तकनीकी विधा है, महत्वपूर्ण विधा है। नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे अनुवादक की विशेषताएं क्या हैं, अनुवादक के गुण क्या हैं। क्योंकि अनुवाद, जैसा कि हम चर्चा कर चुके पहले, कि एक तकनीकी विषय है, और तकनीकी विषय के लिए, क्योंकि अनुवाद को जब हम एक टेक्निक के रूप में देखते हैं और तकनीकी विषय की विशेषज्ञता के रूप में देखते हैं, तो हम यह भी देखते हैं कि जो अनुवादक होता है वह सामान्य व्यक्ति नहीं होता, वह सामान्य रचनाकार नहीं होता, क्योंकि रचनाकार को एक भाषा के अधिकार से ही काव्य लिखने का या गद्य रचनाएं लिखने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। लेकिन अनुवादक को किसी एक भाषा के ज्ञाता या विशेषज्ञ होने पर अनुवाद करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। अनुवाद
करने का अधिकार कब मिलता है? जब वह अनुवाद की दोनों भाषाएं माने एक भाषा वह जिसमें रचना है या जिसमें मूल मंतव्य या कथ्य प्रस्तुत किया गया है। यह कथ्य मौखिक और लिखित दो रूपों में हो सकता है। मौखिक कथ्य का अनुवाद जब होता है तो वो तत्काल भाषांतरण होता है, क्योंकि वक्ता बोलता चलता है और साथ में खड़ा हुआ जो भाषांतरकार है वो उसका अंतरण दूसरी भाषा में अपेक्षा अनुसार करता चलता है। और उस अनुवाद में, उस तत्काल भाषांतरण में अनुवादक के पास समय नहीं होता। वह तो बस सुनता है, अपने कानों से ग्रहण करता है और सामने वाले समाज को जो ग्राह्य करने वाला, ग्रहण करने वाला है, उसको ध्यान में रखकर उसका अंतरण करता है। उसके पास डिक्शनरी देखने का, कोश देखने का समय नहीं होता, उसके पास विचार करने का समय भी नहीं होता। इसलिए उसकी अर्हताएं थोड़ी अलग तरह की हो जाती हैं। उसका अनुभव, उसका ज्ञान, उसका संचित शब्दकोश, उसकी स्मृति और श्रवण शक्ति आदि, अभिव्यक्ति कला आदि, ये सारी बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि मौखिक रूप से जो जिसको एक तरह से जैसे आशु कवि होते हैं, ऐसे आशु अनुवादक भी उनको हम कह देते हैं। लेकिन वैसे जो अनुवाद लिखित सामग्री का अनुवाद होता है, उस अनुवाद के लिए अनुवादक को बहुत सारे गुणों की, बहुत सारी उससे अपेक्षाएं की जाती हैं। गुणों की अपेक्षाएं, गुणों की आवश्यकताएं, उनको अनुवाद के क्षेत्र में हम महसूस करते रहे हैं। तो ऐसे महत्वपूर्ण विधा के जो नायक हैं वो अनुवादक हैं, और वह अनुवादक किसी मूल रचना या रचनाकार को उस समुदाय, भाषाभाषी समुदाय के सामने ले जाता है जो उस भाषा को जानते नहीं, लेकिन उस भाषा में लिखित रचना को जानना चाहते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि रामचरितमानस कोई पढ़ना चाहता है जो अवधी भाषा का ज्ञाता नहीं है, जो भारतीय भाषाओं का ज्ञाता नहीं है मान लीजिए, और विदेशी भाषाओं का वो प्रयोक्ता है, और वो चाहता है कि वो रामचरितमानस पढ़े, वो चाहता है कि वो गीता पढ़े, वह चाहता है कि वह ऐसी भारतीय और क्लासिक जो रचनाएं वो पढ़े, तो उसको पढ़ने के लिए जब वो अपनी भाषा में अंतरण प्राप्त करता है तो उसकी अपेक्षा ये होती है कि वह रचना उसी रूप में मुझे मिले जिस रूप में मूल भाषा में लिखी गई है। अब इसके लिए अनुवादक से अपेक्षा ये की जाती है कि वह न्याय करे, वह पाठक के साथ, मूल रचना और रचनाकार के साथ किसी भी तरह का कोई अन्याय न होने दे। सोच समझकर, जानबूझकर या अनजाने में उससे यदि कोई ऐसी त्रुटि हो जाती है, कोई ऐसी गलती हो जाती है, तो मित्रों उस गलती या उस त्रुटि को की भरपाई फिर हम नहीं कर पाते। वो एक तरह से मूल रचना और रचनाकार की हत्या भी हो जाती है। ऐसे कई उदाहरण हमें मिलते हैं जिन रचनाओं पर पिक्चरें बनी हैं, सिनेमा बना है, लेकिन वह पिक्चर या वह मंचन उस मूल रचना के साथ यथावत न्याय नहीं कर पाया। रचनाकार ने कुछ और कहा, मंतव्य कुछ और है, और उसके अंतरण में, अनुवाद में या मंचन में या उसके सिनेमा की दृष्टि से तैयार किए जाने में कुछ अंतर आ गया, तो वो उसकी अनुमति अनुवाद सिद्धांत नहीं देता। और यही कारण है कि अनुवाद पर बहुत सारे आक्षेप, आरोप समय समय पर लगते रहे, क्योंकि अनुवादकों ने उस अपनी गुणवत्ता का, अपनी क्षमता का, अपनी जो अनुवादक के लिए अपेक्षित अर्हताएं हैं उनका ध्यान उसने नहीं रखा। तो ऐसे में अगर मैं ये कहूँ कि अनुवाद वास्तव में एक गंभीर कार्य है, एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, और ऐसे गंभीर महत्वपूर्ण कार्य में यदि चूक हो जाती है तो चूक के तो कई कारण होते हैं। अज्ञानता एक बड़ा कारण है, श्रम न करना एक बड़ा कारण है। अगर हम समय कम है और अनुवाद का कार्य ज़्यादा है, इस लोभ में कि हमें पैसा ज़्यादा प्राप्त करना, क्योंकि अनुवाद जो है वो एक तरह से अगर हम उसकी नौकरी से जुड़े हुए हैं तो भी, और अगर हम फ्रीलांस अनुवादक के रूप में काम कर रहे हैं तो भी, ऐसा माना जाता है कि समय कम होता है और काम अधिक होता है, दबाव अधिक होता है कि साहब इतने कम समय में अनुवाद करना है। तो ऐसे में अनुवाद के साथ न्याय नहीं हो पाता।
जबकि अनुवाद के साथ न्याय होना ज़रूरी है, क्योंकि जब समयाभाव के कारण, अज्ञानता के कारण या विशेषज्ञता न होने के कारण या लापरवाही के कारण, ऐसे अनेक कारण हैं जिनसे अनुवाद अर्थ का अनर्थ हो जाता है और फिर उसको बाद में देर देर तक लोग उद्धृत करते रहते हैं कि देखो इस तरह के अनुवाद भी लोगों ने किए हैं। तो अनुवाद और पूरी विधा बड़ी हास्यास्पद सी दिखाई प्रतीत होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसके लिए यदि मैं ये कहूँ कि संस्कृत में हमारे यहाँ ये कहा गया कि सोच समझकर बोलना चाहिए, जिसके लिए मैं उद्धृत पहले कर भी चुका हूँ और कहता हूँ, कबीरा जिह्वा बावरी कह गई सरग पाताल, आप कहीं भीतर गई जूते खाद कपाल। तो हम थोड़ी सी लापरवाही से कुछ भी अनाप शनाप बोल देते हैं, अनर्गल बोल देते हैं, तो उसके खामियाजे भुगतने पड़ते हैं। अनुवाद उसका सशक्त उदाहरण है, क्योंकि ऐसे अनेक उदाहरण हम उद्धृत करते हैं। चाहे वो सड़क पर चलते हुए हम देखें लिखा होता है एक्सीडेंट प्रोन एरिया, और उसका हिंदी में अनुवाद सड़क पर लिखा होता है बोर्ड पर कि दुर्घटना ग्रस्त क्षेत्र। इसका मतलब कि वो एरिया, वो क्षेत्र ही दुर्घटना से ग्रस्त हो चुका है, जबकि ये अनुवाद समुचित नहीं है। या बहुत जगह लिखा होता है दुर्घटना संभावित क्षेत्र, जबकि संभावना शब्द जो है वो सकारात्मकता का परिचायक है, पॉजिटिव दृष्टि का परिचायक है। और यहाँ पर एक्सीडेंट प्रोन एरिया में उस प्रयुक्ति की जो आत्मा है वो आत्मा अनुवाद में आनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि हम शब्दशः अनुवाद करें, मक्खी के स्थान पर मक्खी मारें, क्योंकि संस्कृत में इस तरह के अनुवाद की परंपरा पहले मिलती थी। तो अब हम उसको स्वीकार इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि अनुवादक के प्रति जो एक दृष्टि थी कि उसे लिबर्टी लेने की, छूट लेने की, कुछ जोड़ने और कुछ छोड़ने की अनुमति नहीं थी, उसकी अब आज कम से कम आवश्यकता नहीं है। आज तो हम कहते हैं मूल रचना और रचनाकार के साथ अन्याय ना हो, न्याय हो, और पाठक के साथ अन्याय ना हो, उसे भी रचना का मूल आस्वाद, मूल गंध प्राप्त हो जाए। उसके लिए यदि भाषिक अंतर को मिटाने के लिए, व्याकरणिक अंतर को मिटाने के लिए कहीं कुछ जोड़ना और घटाना भी पड़ता है तो कोई उसमें आपत्ति वाली स्थिति नहीं होती। सिद्धांत भले ही ये कहता है ना छोड़ो ना जोड़ो, लेकिन व्यवहार यह कहता है कि यदि कुछ छोड़ने या कुछ जोड़ने से अनुवाद बोधगम्य हो जाता है, मूलनिष्ठ हो जाता है, सहज हो जाता है, तो वह हमें कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अनुवाद का जो मंतव्य है, जो उद्देश्य है, वह महत्वपूर्ण है। वहाँ सिद्धांत उतना महत्वपूर्ण फिर नहीं रह जाता। और जहाँ तक बात सिद्धांतों की है, तो सिद्धांत से व्यवहार नहीं पैदा होता, बल्कि व्यवहार से सिद्धांत बनते हैं। और सिद्धांत समय सापेक्ष, संदर्भ सापेक्ष हो सकते हैं। ज़रूरत के आधार पर हम उन्हें बदल भी सकते हैं। इसलिए मित्रों, अनुवाद के बारे में हम ये बात बार बार कहते हैं कि हमें अनुवादक के भीतर किन किन गुणों की, योग्यताओं की परिकल्पना करनी चाहिए। अगर मैं इस पर बात करूं तो सबसे पहला बिंदु मेरी दृष्टि में आता है कि अनुवादक को खोजी वृत्ति का होना चाहिए। ये बिल्कुल उसी तरह का है जैसे कभी कभी मैं उदाहरण देता हूँ, विचार करता हूँ, तो यह कहता हूँ कि भोजन करते हुए मान लीजिए कि कोई एक वस्तु या कोई पदार्थ हमारे किसी एक दांत में फंस गया, तो हम चाहते हुए भी और न चाहते हुए भी, अगर हम नहीं भी चाह रहे तो हमारी जिह्वा स्वयं उस दांत में फंसे हुए पदार्थ को निकाल फेंकने के लिए उमड़ पड़ती है, आतुर हो जाती है, बेचैन हो जाती है, और वो रह रहकर वहां जाकर अटैक करती है। उस पॉइंट पर, उस बिंदु पर वो तब तक लड़ाई लड़ती रहती है जब तक वो दांत में फंसे हुए उस पदार्थ को निकाल ना ले। और जब वो पदार्थ निकाल देती है जिह्वा, तो बड़े विलक्षण आत्मतोष का अनुभव हमें होता है, जैसे पता नहीं कितनी बड़ी लड़ाई हमने जीत ली है। तो ये जो वृत्ति है कि जब तक अनुवाद करते हुए हमें समस्या का समाधान न मिले, तब तक हम ये लड़ाई उसी तरह लड़ते रहें जैसे जिह्वा दांत में फंसे हुए पदार्थ को निकालने के लिए अपने आप लड़ती रहती है, अथक रूप से लड़ती रहती है और निकाल कर ही दम लेती है। तो अनुवादक से ये अपेक्षा की जाती है कि विषय की
अद्यतन जानकारी हो, अधुनातन जानकारी हो, और यदि उसके अनुवाद के संदर्भ में कोई समस्या आ रही है, कोई कठिनाई आ रही है, उससे संबद्ध कुछ जानकारियां अर्जित करनी पड़ रही हैं उस भाषा में, उस रचना और रचनाकार के संबंध में, उस राज्य या देश के संबंध में जहाँ की वो रचना है। कई बार हम विदेशी रचनाओं का जब अनुवाद करते हैं तो हमें बहुत सारी अवधारणाएं समझ में ही नहीं आती, और फिर उस अवधारणा को समझने के लिए हमें भले ही कंप्यूटर की मदद लेनी हो, गूगल की मदद लेनी हो, या विशेषज्ञों की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि प्रामाणिकता तभी आ पाती है अनुवाद में जब हम अपनी अध्ययनशीलता से, अपनी शोध वृत्ति से, समसामयिक जानकारियों से हम उसे महत्वपूर्ण और प्रामाणिक बना पाते हैं। उसमें सूचना तंत्र भी काम करता है, व्यक्तिगत संपर्क भी काम करते हैं, ज्ञान विज्ञान की पुस्तकें भी काम करती हैं, कोश और शब्दावलियाँ आदि भी काम करते हैं, और तमाम तरह के कोशों का ज्ञान हमारे पास होता है, होना चाहिए, तभी हम ऐसा कर पाते हैं। और स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा ये दोनों टेक्निकल टर्म्स हैं, तकनीकी शब्द हैं। जिस भाषा से हम अनुवाद कर रहे हैं वह स्रोत भाषा है, जिस भाषा में हम अनुवाद कर रहे हैं वह लक्ष्य भाषा है। स्रोत भाषा को सोर्स लैंग्वेज कहते हैं और लक्ष्य भाषा को टारगेट लैंग्वेज कहते हैं। दोनों भाषाओं का व्याकरण अलग होगा, क्योंकि हम जानते हैं भारतीय परिवार, यूरोपीय परिवार, ये अंतर हमें मिलता है। दोनों भाषाओं की प्रकृति भी अलग होगी। प्रकृति देश और काल से जुड़ी होती है। जिस तरह के पाठक होते हैं, जिस तरह का समाज होता है, जिस तरह का वातावरण होता है, परिवेश होता है, उसी तरह से भाषा ढलती है, बदलती है, क्योंकि भाषा भी प्रयोक्ता सापेक्ष होती है। प्रयोक्ता भाषा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। वो चाहता है तो सही को गलत, गलत को सही भी कर लेता है, लेकिन उसकी लोक स्वीकृति बननी चाहिए, बन जाती है। जैसे एक उदाहरण लूँ कि स्याही शब्द है। स्याही शब्द बना स्याह से। स्याह का मतलब है काला, इसका मतलब है जो काली है वो स्याही है। लेकिन हमने इसके बाद समय और अपेक्षा अनुसार जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती गई, हमने जो काली नहीं है उसे भी स्याही बना लिया, जैसे लाल स्याही, जैसे हरी स्याही, जैसे नीली स्याही। अब अंतर्विरोध है, जो लाल है वो स्याह नहीं हो सकता, लेकिन लाल विशेषण बना और स्याही लेखन का पदार्थ, द्रव्य पदार्थ बन गया। तो हमने उस शब्दगत अर्थवत्ता को छोड़कर अपेक्षा अनुसार, समयानुसार उसमें एक नया अर्थ भर दिया। तो ये जो नए अर्थ भरने की वृत्ति है, ये पाठक के पास, भाषा के प्रयोक्ता के पास, समाज के पास होती है। इसीलिए बहुत सारे हम जब भाषा में परिवर्तन की बात करते हैं तो अर्थ संकोच भी होता है, अर्थ परिवर्तन भी होता है, अर्थ विस्तार भी होता है। बहुत सारे शब्द कैंचुली बदलते हैं, और जैसे कैंचुली बदलने पर एक नया आवरण निकल आता है सर्प का, ऐसे ही शब्दों की संदर्भ सापेक्ष परिवर्तन भी हमें दिखाई देते हैं। इसलिए हम बार बार ये बात कहते हैं कि भाषा के संदर्भ में हमें अनुवाद में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि ये सारी जो साधना है यह शब्द साधना ही है, और शब्दों का चयन, शब्दों का अनुप्रयोग, सटीक प्रयोग, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए अनुवाद में मित्रों स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा, इन दोनों का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर इसकी जानकारी तकनीकी रूप से नहीं है अनुवादक को, तो वो उतना अच्छा अनुवाद नहीं कर पाता। कहा तो यह जाता है कि जिस भाषा में अनुवाद करना है, यानी लक्ष्य भाषा, टारगेट लैंग्वेज, उस पर तो पूर्ण अधिकार होना ही चाहिए, क्योंकि अनुवाद लिखित रूप में या मौखिक रूप में उसी भाषा में प्रस्तुत होगा जो लक्ष्य भाषा है। वाक्य विन्यास उसी में बनेगा, शब्दों का चयन उसी में होगा, व्याकरण उसी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। तो व्याकरण की समझ होनी चाहिए, प्रकृति और शैली की समझ होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें नहीं पता होंगी तो वो उसके साथ न्याय नहीं कर पाएगा। जैसे अगर मैं उदाहरण दूं कि अगर हम कहते हैं कि ब्लाइंड टर्न, तो ब्लाइंड टर्न का शाब्दिक अर्थ अगर हम कोश में देखेंगे तो ब्लाइंड का अर्थ मिलेगा अंधा, और हम अनुवाद कर देते हैं अंधा मोड़।
ऐसा बहुत जगह लिखा भी होता है। इसकी आवश्यकता नहीं है। हम देखेंगे कि हम इस लिखित प्रयुक्ति में कहना क्या चाहते हैं और हमारा जो लक्ष्य भाषा का पाठक है जिसके लिए हम अनुवाद कर रहे हैं वो क्या समझेगा, वह इस मंतव्य को कैसे समझेगा, इसको ध्यान में रखकर अगर हम अनुवाद करें तो लोक को, प्रयोक्ता को ध्यान में रखकर अनुवाद करना एक संदर्भ है। इसलिए हम करेंगे खतरनाक मोड़, बजाय इसके कि अंधा मोड़ करें, खतरनाक मोड़ हम अनुवाद कर सकते हैं। तो लेकिन किस संदर्भ में किस प्रकार के सामग्री का अनुवाद और किस लिए अनुवाद किया जा रहा है यह भी देखना है। प्रशासन के अनुवाद का प्रयोजन बिल्कुल अलग है, बैंक बीमा के अनुवाद का प्रयोजन बिल्कुल अलग है, विधि के क्षेत्रों में अनुवाद का प्रयोजन बिल्कुल अलग है। तो हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हम लोक के लिए अनुवाद कर रहे हैं, साहित्य के लिए अनुवाद कर रहे हैं, साहित्य का अनुवाद कर रहे हैं, या कार्यालयी और प्रशासनिक अनुवाद कर रहे हैं, या मीडिया के लिए, क्योंकि मीडिया के लिए जो संप्रेषणीय वस्तु है वो महत्वपूर्ण है, बाकी भाषा और ये सब उतनी महत्वपूर्ण उनके लिए नहीं है। रेडियो टीवी जो प्राइवेट चैनल हैं उनमें तो ये समस्या रहती है। सरकारी चैनल में ये विशेषता है कि जो गवर्नमेंट के चैनल्स हैं रेडियो टीवी के, वो मानक भाषा का और बहुत ही परिनिष्ठित और उच्च स्तरीय भाषा का पूरा ध्यान रखते हैं। वो उसमें किसी तरह के द्विअर्थी त्रिअर्थी शब्दों का प्रयोग नहीं करते। ये सरकार की जो नीति है उसके तहत उसका उसी तरह से प्रयोग भी होता है। लेकिन जो दूसरे निजी चैनल्स हैं उनमें इस तरह की बातों का ध्यान नहीं रखा जाता। इसी तरह अखबारों में हम देख सकते हैं कि वो अंग्रेज़ी शब्द जिनके हिंदी अनुवाद खूब हैं, जिनके हिंदी पर्याय भारत सरकार ने बनाए हुए हैं, उनका भी प्रयोग वो अंग्रेज़ी में खूब कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे अखबार हैं जिनमें इस तरह की समस्याएं देखने को मिल रही हैं और एक रूपता भी अनुवाद की नहीं मिल रही। तो स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा की जानकारी से हम अनुवाद ठीक कर पाएंगे, सटीक कर पाएंगे और समुचित कर पाएंगे, ये भी हमें ध्यान रखना है। अनुवादक को धैर्यवान होना चाहिए, उतावला नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है उतावला सुबावला। जो उतावलापन है वो हमेशा नुकसान करता है, जल्दी का काम शैतान का। अनुवाद में धैर्य चाहिए, पेशेंस चाहिए और निष्ठा चाहिए, लगन चाहिए, क्योंकि ये जो पुल है अनुवाद का, जो दो भाषाओं के, दो संस्कृतियों के, दो धर्मों के, दो जातियों के, दो साहित्यों के, दो अनुशासनों के मध्य बनता है, ये जो पुल बनता है इसमें संकल्प शक्ति का लोहा और निष्ठा का सीमेंट ये लगना चाहिए। यदि निष्ठा नहीं है और यदि संकल्प नहीं है शुद्ध, तो हम अनुवाद बढ़िया नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि आज मुझे ये अनुवाद करके ही उठना है। अगर ऐसा सोच लिया और मान लीजिए कि हम कुछ चुनौतियों का, कुछ समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो फिर हम एक समझौतावादी दृष्टि से कि चलो यही चला देते हैं। प्रारंभिक शब्द डिक्शनरी में देखा कि वो महत्वपूर्ण है और हम उसी को चला देते हैं। द बैंक यू कैन बैंक अपॉन, तो हमने अनुवाद कर दिया एक ऐसा बैंक जिससे आप किनारा कर सकते हैं, क्योंकि बैंक का पहला अर्थ डिक्शनरी में किनारा दिया हुआ है। ऐसा नहीं है, ये दृष्टि काम नहीं करती। हम उसके मनोविज्ञान को समझें, उसके मंतव्य को समझें, उसके प्रयोजन को समझें कि ये अनुवाद क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, और फिर कौन सा शब्द सटीक होगा, कौन सा समुचित होगा, कौन सा संदर्भ सापेक्ष होगा, तभी हम ठीक अनुवाद कर पाएंगे। इसलिए मित्रों, कुछ लोग अनुवाद को थैंकलेस जॉब मानते हैं। ऐसा नहीं है, थैंकलेस जॉब नहीं है। अनुवाद तो एक तरह से कृतज्ञता का काम है। अनुवाद तो एक तरह से परोपकार का काम है। समाज के लिए, राष्ट्र के लिए हम उनके लिए काम कर रहे हैं जिनको वो भाषा नहीं आती। ये एक तरह से भूखे को खाना खिलाना और प्यासे को पानी पिलाना, ऐसा कुछ काम है। और ये राष्ट्र हित का काम है, समाज हित का काम है, लोक हित का काम है। इसलिए इसको तो हम ये सोच कर करें कि यदि हमसे कोई गलती त्रुटि होगी तो इसका नुकसान बहुत लंबे तक, बहुत दूर तक जाएगा। तो हम कुल मिलाकर इसको नेशनल इम्पोर्टेंस का, राष्ट्रीय महत्व का काम मानकर करें, क्योंकि इससे देश का विकास जुड़ा हुआ है, इससे समाज का विकास जुड़ा हुआ है, इससे भाषा का विकास जुड़ा हुआ है और इससे पाठक का या श्रोता का या प्रयोक्ता का मानसिक विकास भी जुड़ा हुआ है। इसलिए मित्रों, ये थैंकलेस जॉब नहीं है,
ये तो बहुत ही कृतज्ञता का काम है, इसको हमें उसी रूप में लेना चाहिए। और यथासंभव यदि अनुवाद के साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जुड़ी है कि वह अनुभव और अभ्यास आश्रित विधा है। बिना अनुभव के हम अच्छा अनुवाद नहीं कर सकते। ये बिल्कुल उसी तरह है कि पहली बार यदि कोई रोटी बनाने लगे तो उससे गोल रोटी नहीं बनेगी, दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, और फिर इस तरह से लगातार बनाने के बाद धीरे धीरे उसमें एक शेप, एक रूप, एक सुंदरता आने लगती है। अनुवाद में भी यही है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। ये बात बार बार कही जाती है कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो अनुवाद अभ्यास आश्रित, अनुभव आश्रित विधा है। और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि पता नहीं हमारा अनुवाद ठीक होगा कि गलत होगा, और हम इस भय से ग्रस्त होकर अनुवाद करें ही ना, या हम चिंतित होते रहें, डरते रहें। अगर पहला कदम ठीक नहीं पड़ेगा तो दूसरा ठीक होगा, दूसरा नहीं होगा तो तीसरा ठीक होगा। धीरे धीरे अनुवादक इसमें मंझता चलता है, और उसमें एक परफेक्शन, उसमें एक क्षमता और दक्षता ये आती चली जाती है। इसलिए मित्रों, अनुवाद को कला के रूप में, विज्ञान के रूप में, शिल्प के रूप में और शास्त्र के रूप में जब हम देखते हैं तो हमें समझ आता है कि यदि औपचारिक शिक्षण हो जाए, प्रशिक्षण हो जाए अनुवाद का, तो वो तो सोने में सुहागा है। आजकल इसके प्रावधान देश भर में खूब हैं, अलग अलग विश्वविद्यालयों से भी और निजी संस्थाओं से भी, सरकारी संस्थाओं से भी अनुवाद शिक्षण प्रशिक्षण होता है। उसमें बहुत सारी डिग्रियां, उपाधियां भी होती हैं। आजकल अनुवाद में PhD जैसी उपाधि भी मिलती है, PG डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन भी होते हैं। तो अगर शिक्षण प्रशिक्षण विधिवत मिल जाए तो धनार्जन के लिए, फ्रीलांसिंग के लिए, नौकरी के लिए अनुवाद जैसी कोई विधा है ही नहीं। हम इसको साइड बाय साइड भी अपनी अभिरुचि के लिए भी कर सकते हैं। हम दूसरी भाषाओं में उपस्थित कालजयी श्रेष्ठ रचनाओं का अनुवाद करें, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी करें, तो बहुत अच्छा काम होगा। और इससे निश्चित रूप से राष्ट्रीय विकास को बल मिलेगा, ये मानना चाहिए। हम भूमंडलीकरण के, ग्लोबलाइजेशन के युग में चल रहे हैं, तो भूमंडलीकरण इस बात की अपेक्षा करता है कि देश और स्वदेश और विदेश के साहित्य का या ज्ञान का या ज्ञान विज्ञान का आदान प्रदान, आयात निर्यात अनुवाद के माध्यम से हो सकता है। इसलिए मित्रों, केवल अनुवाद सिद्धांत जानने से अनुवाद नहीं होता, अनुवाद व्यवहार की विधा है। प्रैक्टिस करने से ही उसमें हम अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। और अनुवादक को अनुवाद के जो टूल्स हैं, जिसको हम कहते हैं टूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, जिसको हम कहते हैं अनुवाद के साधन, अनुवाद के उपकरण, अगर कोई अच्छा कारीगर है तो हम अक्सर कहते हैं कि ए बैड वर्क्समैन कॉल्स विद हिज टूल्स। एक अनाड़ी कारीगर अपना दोष जो है वो औजारों के सर मढ़ देता है। तो अनाड़ी कारीगर की स्वीकृति नहीं है। अनुवाद में परफेक्शन चाहिए, और परफेक्शन आते आते आता है। इसलिए मैंने कहा था कि अनुवाद, ट्रांसलेशन इज ए एंडलेस ट्रैवलिंग। कोई अनुवाद अंतिम नहीं होता। हम निरंतर बेहतर से बेहतर और बेहतर बना सकते हैं। ये जो हमारी बुद्धि का विकास होता है, हमारे अनुभव का विकास होता है, धीरे धीरे हम अपने आप को और परिष्कृत करते हैं और मांझते चलते हैं। तो ये अनुवाद में भी होता है। इसलिए अनुवाद में कोश का, कोशों के प्रकारों का, कोश बनाने की प्रविधि का, कोश उपयोग करने की तकनीक भी आनी चाहिए। अनुवादक को जब तक यह ज्ञात नहीं हो कि कोश कितने प्रकार के हैं, कहाँ कहाँ हैं, और अनुवाद करते समय उन्हें किन किन कोशों से मदद लेनी है। विश्व कोश भी हैं, जाति कोश भी हैं, धर्म कोश भी हैं, नाम कोश भी हैं, ज्ञान कोश भी हैं, और विषय के अलग अलग कोश भी हैं, एनसाइक्लोपीडिया जैसी चीज़ें भी हैं, और रचनाकार कोश भी हैं। रचनाकारों पर भी कोश हैं, भाषा विज्ञान के कोश हैं। इसी तरह तमाम दूसरे पारिभाषिक कोश हैं, व्याख्या कोश हैं, न जाने कितने प्रकार के कोश हैं। और फिर आजकल तो जो कंप्यूटर पर, मोबाइल पर ये डिक्शनरियाँ सारी उपलब्ध हैं, शब्दावलियाँ उपलब्ध हैं। तो अनुवादक के लिए ये जो टूल्स हैं ये बड़े महत्वपूर्ण हैं, इनकी जानकारी बड़ी आवश्यक है। थेसॉरस क्या होता है,
इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए, समांतर कोश जिसको हम हिंदी में कहते हैं। और इसी तरह पारिभाषिक शब्द क्या होते हैं, पारिभाषिक शब्दों की उपादेयता क्या होती है, इस पर चर्चा करेंगे हम। लेकिन अनुवाद में पारिभाषिक शब्द की क्या महत्ता है, ये सारी चीज़ें भी अनुवादक को ज्ञात होनी चाहिए। और इधर जो अधुनातन शब्दावली आ रही है, अनुवाद से आ रही है, शब्दावली आयोग उसका निर्माण कर रहा है, या मीडिया से कुछ शब्द आ रहे हैं, या कुछ शब्द बनाए जा रहे हैं। ऐसे नए नए शब्द, उनका गठन कैसे हो रहा है, उनकी संरचना कैसे तैयार हो रही है, उनकी प्रयोग धर्मिता क्या है, ये सारी चीज़ें भी अनुवादक को ज्ञात होनी चाहिए। शब्द निर्माण की कला उसे पता होनी चाहिए। और कभी कभी उपसर्ग लगाकर, प्रत्यय लगाकर, धातु लगाकर, दो अलग अलग भाषाओं के शब्द मिलाकर शब्द बनाने की कला क्या है, इन सारी चीज़ों से उसको एक आत्मविश्वास मिलता है और वो अनुवाद के साथ न्याय कर पाता है। इसी तरह सटीक चयन शब्द का आना चाहिए। कोश, डिक्शनरियाँ जो हैं वो शब्दों के जंगल हैं, बहुत सारे शब्द हैं। अंग्रेजी का एक शब्द है लेकिन वहाँ बहुत सारे शब्द आपको उपलब्ध हैं। अब इनमें से किस शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाना है, ये बड़ा ज़रूरी है। हम कोई भी शब्द उठाकर कहीं भी रख दें, ऐसा नहीं है। और कोई एक शब्द किसी दूसरे शब्द का पर्याय नहीं होता, ये अलग बात है कि हम उसे पर्याय मानकर प्रयोग करते रहे हों बचपन में, लेकिन वस्तुतः उनका संदर्भ सापेक्ष, स्थिति सापेक्ष, वस्तु सापेक्ष या विषय सापेक्ष, प्रयोक्ता सापेक्ष, पाठक सापेक्ष, ऐसे कई आधार हैं जिनको हम ध्यान में रखकर चलते हैं। इसलिए कहते हैं कि शब्द जो होते हैं वो ब्रह्म होते हैं। शब्दों की ताकत बड़ी व्यापक, बड़ी विस्तृत होती है। इस दृष्टि से मित्रों, अनुवादक के पास ये सारी विशेषताएं भी होनी चाहिए। और क्रिएटिविटी होनी चाहिए, रचना धर्मिता भी होनी चाहिए अनुवादक में। जहाँ ज़रूरत पड़े अनुवाद को मूल से भी ज़्यादा रचनात्मक बना दे, पठनीय बना दे, सुबोध बना दे। क्योंकि पाठक जो है वह अपेक्षा करता है कि मुझे मूल रचना और रचनाकार को पढ़ने में वही आनंद आना चाहिए जो मूल भाषा के पाठकों को आता है। तो इस तरह से अनुवादक के पास कुछ अपेक्षित गुण हैं जिनकी अपेक्षा अनुवाद जगत करता है। उन सारे गुणों को अनुवादक यदि संजो लेता है और वो अच्छा अनुवाद करता है तो उसे खुद को भी आत्मिक आनंद की प्राप्ति होगी और अनुवाद जगत को भी उससे बहुत लाभ होगा। मैं समझता हूँ कि अनुवादक की ये विशेषताएं बहुत महत्वपूर्ण हैं जिनको हमने आज आपके सामने रखा है। इसी के साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर पीसी टंडन का। उन्होंने जिस तरीके से आज अनुवाद पर हमें विशेष व्याख्यान दिया। उम्मीद करते हैं आप सभी को आज का ये लेक्चर ज़रूर पसंद आया होगा। तो आपसे जल्द मुलाकात होगी और अनुवाद इस श्रृंखला के अंतर्गत हम आप सभी के लिए और भी लेक्चर्स आयोजित करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।